नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजेश से राजेंद्र कुमार। हम लोग जो प्रतियोगिता दर्पण का एक वर्ष यानी जून 2021 से मई 2022 तक करंट अफेयर देख रहे हैं, स्पेशली सेंसिटिव बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। उसमें हम सेक्शन वाइज देख रहे हैं, ठीक। जिससे खेल का अलग हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स अलग हो गया, ठीक। तो इकोनॉमिक खेल का खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको मार्च 2022, फरवरी 2022, जनवरी 2021, दिसंबर 2021 का करंट अफेयर कर दिए हैं, जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 का। इसमें हम लोग नवंबर 2021 और अक्टूबर 2021 का देखेंगे वीडियो। जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स न्यूज होगा उसी को बोलेंगे हम याद करने के लिए, बाकी सब छोड़ के चल सकते हैं, हम भी छोड़ते हैं, आप लोग भी छोड़ के चलिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे न्यूज और आपके एग्जाम का पार्ट भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये जो न्यूज है हमेशा बदलते रहता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एग्जाम में, छोड़ के चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, ये वाला आप लोग रफली याद रख सकते हैं कि 2021 में जो मानसून वर्षा रहा वो समान रहा, ठीक है। मानसून वर्षा 2021 में क्या रहा, समान रहा। यह रिपोर्ट कौन देता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जिसका मुख्यालय आप लोग देख सकते हैं। चलिए, समान जो मानसून होता है कितने से कितने के बीच रहता है, तो समान मानसून को समान माना जाता है। तो 96 से 104% बारिश होती है तो उसको समान माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपको न्यूज है वो क्या है, 2021-22 में खरीफ उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान। ये हमेशा रिपोर्ट आते हैं, वर्ष में 4 बार रिपोर्ट आता है। पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं मार्च के पीडी में, मार्च में नहीं, अप्रैल में भी आया है। अप्रैल में जब हम कराएंगे 2022 का, उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट होगा, उसको देख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, आप लोग रफली याद कर रहे हैं तो कर लीजिए याद कि ये तो खरीफ फसल के लिए है, तो इसको छोड़ सकते हैं, फालतू चीजें, ठीक। चलिए यहाँ पे विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मोस्ट मस्ट भी, ये जितना भी आपको करना है कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का इंग्लिश क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, ठीक। याद रखिएगा। अब जो यह मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषणा किया जाता है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आयोग है उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा की जाती है, जिसमें किसान लोगों को फसल जो लागत होता है उसकी 1.5 गुना लाभ दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किसान लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1.5 गुना लाभ के अनुसार दिया जाए। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक। जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये एक चीज जान लीजिए कि इसको जो जारी कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, तो CACP जो है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को अनुशंसा की जाती है, ठीक है। और आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति जो है इस रिपोर्ट को मान के, ठीक है, मान के और उसके बाद MSP जारी करती है, ठीक। अब यह जो आयोग है ये अपना रिपोर्ट देगा, तो ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के ऊपर है कि इसकी रिपोर्ट को माने कि नहीं माने, बात तक को नहीं है, अक्सर मान लिया जाता है, ठीक है। अब CACP का जो स्थापना हुआ था सबसे पहले 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में, ठीक है। तो उस समय CACP नहीं था, उस समय इसका नाम दूसरा था, ठीक है। लेकिन 1984-85 में इसका नाम चेंज करके CACP कर दिया गया, ठीक है। ये डेट हम कंफर्म नहीं है, इस डेट को आप लोग देख लीजिएगा, इसी के आसपास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो कौन जारी किसके अनुशंसा पर जारी किया जाता है, तो CACP के, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है रिपोर्ट जो है बताए गए हैं, देखिए गेहूं का याद रखिएगा, गेहूं का जो कितना है अब की बार रखा गया है प्राइस, तो 2015 रुपये, इसके ऊपर 1975 था, अब 2015 है। हमारा एग्जाम हो रहा है 2022 में,
ठीक है। चलिए कितना वृद्धि की गई है, 40 रुपए की वृद्धि की गई है। और ये जो दो है मसूर और सरसों जो है इस पे 400 रुपए की अधिकतम वृद्धि की गई है। बस इतना याद रखिएगा, बाकी सब चीज याद नहीं रखा जाता है, ठीक है। चलिए 24 फसल के लिए 24 फसल के लिए न्यूनतम एमएसपी जारी किया जाता है। याद रखिए कितने फसल के लिए, 24 फसल के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आप लोग को है, हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग। आयुष निर्माण की परिसंपत्तियां स्टाफ और प्रबंधन स्वाधीन क्षेत्र की 7 नई कंपनियों के हवाले। कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पार्ट नहीं रहेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन के पार्ट नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे इसमें, हाँ इसमें जो है आपको बैंकों के एनपीए वसूली के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हेतु 30,600 करोड़ की गारंटी राशि की सरकार की मंजूरी। इसको पहले ही हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, कि एनपीए वसूली के लिए सरकार बैड बैंक बना रही है। बैड बैंक क्या है पहले बता चुके हैं, रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, एनपीए का फुल फॉर्म आप देखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं आपको ये जो है आपको विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद किया, ठीक है। मतलब ईज एंड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन अब नहीं होगा। इसको कौन प्रकाशित कर रहा था, विश्व बैंक करता था, ठीक। इसको विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कितने आधार पर इसकी गणना की जाती थी, 11 आधारों पर इसकी गणना की जाती है। अब इसका प्रकाशन नहीं होगा, ठीक। चलिए 11 आधारों पर इसकी गणना की जाती थी, लेकिन विश्व बैंक 10 मानकों को ही आधार बनाकर अपना रिपोर्ट जारी करता था, ठीक। पिछली बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2019 के लिए, 20 में रिपोर्ट आया था, तो उसमें आपको भारत का रैंक जो था वो 63वां रैंक था। कितना रैंक था, 63वां रैंक था। बस इससे आगे जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हमारा नवंबर का करंट अफेयर खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग अक्टूबर 2021 का आर्थिक, हाँ अक्टूबर 2021 में आर्थिक न्यूज में पहला न्यूज क्या है, ये आपको न्यूज है कि 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी में 20.1% और जीबीए में 18.8% की वृद्धि हुई। एनएसए कौन मान, मतलब जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन जारी करता है, तो एनएसओ जारी करता है। जीडीपी का अनुमान कौन जारी करता है, एनएसयू। ये तिमाही रिपोर्ट है, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है, हर एक 3 महीने पर आते रहता है। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, उसी से हमारा काम बन जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ हम ऑलरेडी आप लोग हाईलाइट करके दे चुके हैं, उसको पढ़ लीजिए आप लोग, उससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग 2020-21 में देश में खाद्यान्न और तिलहन सहित अधिकांश उपजों के उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। चौथा अग्रिम अनुमान है, ठीक है, मतलब कि कुल वर्ष में कितना अनुमान जारी किए जाते हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा, 4। बस इतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा आप लोग को इसमें याद करना नहीं है। हरदम रिपोर्ट जारी करते होते रहता है, तो आप लेटेस्ट याद रखिएगा। वैसे याद रखिए कि कुल कितना उत्पादन हुआ है फसल का, खाद्य फसल का, तो 308 मिलियन टन हुए हैं। अब आपको हाल ही में अप्रैल के पीडी में जो दिया रिपोर्ट दिया है वो 316 मिलियन टन दिया है उत्पादन हुआ है, ठीक है। उसमें आप लोग देखिएगा, अप्रैल का पीडी जब पढ़ते हुईएगा तो हम हाईलाइट करते हैं, इतना चीज को आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ये आपके लिए भी है, ठीक है। रफली याद रखिएगा, यही इसी के आसपास में रहता है, ठीक है। जैसे चावल के लिए इसमें क्या 122 है, गेहूं के लिए 109 है, पौष्टिक आहार या मोटे अनाज के लिए 51 है, मक्का 51 या 50 याद रखिए, मक्का 30 के आसपास है, दलहन 25 के आसपास है। ऐसे करके याद रखिएगा, पॉइंट वाइज मत याद रखिएगा, ठीक। उसका भूल भूल जाते हैं आप लोग, चाहे हम लोग भी भूल जाते हैं, काम भी नहीं पड़ता है। अब लगभग में याद रहेगा तो आपको एग्जाम पास कर जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं, पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज आता है, एक मिनट दोस्त, एक कृषि हो गया, अनुमान हो गया, इतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये आपके लिए न्यूज क्या है, तो कि पिराई सत्र में 2020-21-22 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, ठीक है। 5 रुपया
प्रति क्विंटल के गन्ना के मूल्य में वृद्धि किया गया है। अब कितना हो गया, तो 200, आपको 200 कितना हो गया है, ये 90 प्रति क्विंटल का हो गया है। ठीक है, 290 प्रति क्विंटल हो गया है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी जो आपको गन्ना के लिए होता है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, याद रखिएगा। तो एफआरपी जो है किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती है। किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में राज्य सरकारें इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती है, जिसे राज्य सहकारी मूल्य कहा जाता है। स्टेट एडवाइज प्राइस भी कहा जाता है, मतलब 290 रुपये केंद्र सरकार का प्राइस है, उससे ज़्यादा आप अपना जारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो आप लोग के लिए न्यूज है क्या है, पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी हो गई। इससे मतलब नहीं है, हाँ, कि 6,000 रुपये पर साल दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में। अब कौन कौन किसान इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो उनके लिए सब देख लीजिएगा आप लोग। बार बार आप लोग को याद होगा, योजना है, बार बार आते रहता है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में भरा हुआ गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। पहले क्या था, 1600 रुपये लगता था पहला चरण में, अब इसको दूसरे चरण में मुफ्त दिया जा रहा है। पहला चरण जो था वो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, जिसका 5 करोड़ महिलाओं को गैस फ्री में देने की बात की गई थी। ठीक, जिसको बाद में बढ़ा के 8 करोड़ किया गया, और फिर उसके बाद 1 करोड़ और लोगों को इसमें अतिरिक्त दिया गया, मतलब कुल 9 करोड़ लोगों को पहले चरण में गैस सिलेंडर मुक्त दिए गए। अब जब नया घोषणा आया है उसमें भी आपको गैस मुक्त दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरे चरण की शुरुआत मोदी जी ने कहाँ से कब किया है, तो आपको 10 अगस्त 2021 को किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू किया गया है इसको। ठीक है, इसके वन जो था 1 मई 2016 को कहाँ से शुरू किए थे, तो बलिया जिला से शुरू किए थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी न्यूज हो गया। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 100 गीगावाट से अधिक हुई। कितने गीगावाट हो गई है, 100 गीगावाट हो गई है। ठीक है, कौन, तो अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग, देखिए तापीय विद्युत जो है कितना है, 60% कुल विद्युत ऊर्जा का है, और 9.5 याद रखिएगा, पॉइंट में इसको याद रखिएगा। और आपको हाइड्रो ऊर्जा कितना है, 12.1% है। नाभिकीय जो है वो कितना है, 1.8% VVI है। ये 6,780, ये भी याद रखिएगा। और अक्षय ऊर्जा कितना है, आपको लगभग में 25% है। कुल विद्युत ऊर्जा कितना उत्पन्न होता है, तो 3,86,888 होता है। लगभग में आप याद रख सकते हैं 4 लाख मेगावाट का उत्पादन होता है, उसका 25% लगभग में 1 लाख मेगावाट आपको अक्षय ऊर्जा से है। ठीक है, और तापीय ऊर्जा से लगभग में 60% है, 2,34,858। ये सब याद रखिएगा। तापीय ऊर्जा कितना उत्पादन करता है, प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है, हाइड्रो में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, नाभिकीय कितना उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, अक्षय ऊर्जा याद रखना है, और कुल याद रखना है। ये सब याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना ही भी है इसमें, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये कौन लगा रहा है इस तरह का इंस्टॉल, तो खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा लगाया जा रहा है 75 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, चलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, यह लॉकर्स के मामले में बैंकों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश, एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे फालतू है, एग्जाम का पार्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई होगा, हमेशा वीवीआई है, वीवीआई रहेगा भी, वीवीआई है भी और वीवीआई रहेगा भी। क्या है,
तो ये इसमें है आपको सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सार्वजनिक परिसंपत्ति जो है उसको विनिवेश किया जाएगा, विनिवेश करके पैसा जुटाया जाएगा, ठीक है। तो सार्वजनिक परिसंपत्ति के मौद्रीकरण के जरिए अगले वर्ष आपको लगभग में कितना रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, ठीक। चलिए देख रहे हैं इस मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा आधारिक संरचना परियोजना को संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। यह प्रक्रिया निजीकरण और विनिवेश से भिन्न होगी, क्योंकि इसमें लीज पे दिया जा रहा है, फिर उसको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। मालिकाना हक किसके पास होगा? सरकार का नहीं रहेगा, लेकिन संचालन की जिम्मा निश्चित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए सबसे अधिक रुपया कहाँ से जुटाया जाएगा इसमें मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना में? तो ये रुपया सबसे अधिक जुटाया जाएगा सड़क से। कहाँ से जुटाया जाएगा? सड़क परियोजना से। नेक्स्ट हम आते हैं, बस इतना ही है इसमें, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी की रोडेप योजना। इसमें क्या है कि देखिए कोई भी चीज हम निर्यात करते हैं तो सीमा शुल्क लगता होगा, ठीक है, जो WTO के नियम के अनुकूल भी है कि पैसा अगर आप निर्यात करते हैं तो कुछ फ्री में किसी वस्तु को अपने देश से बाहर नहीं जाने दीजिएगा, ठीक है, इसके लिए कुछ टैक्स लीजिएगा। तो जब किसी वस्तु का निर्यात बाहर जा होता है, मान लीजिए यहाँ पे खर्च 5 रुपया हुआ, 2 रुपये यहाँ पे टैक्स लग गया, तो 7 रुपया खर्च बढ़ गया, तो इसको 7 रुपये से अधिक ही बेचेंगे, जिसके कारण हमारी वस्तु विदेशों बाजार में महंगी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे इस योजना के तहत? पहले क्या था, टैक्स नहीं लेते थे या बहुत कम टैक्स लेते थे, जो WTO के नियम के खिलाफ था। WTO कहता है कि टैक्स मिनिमम इतना % लगाना ही है, ठीक है। तो WTO इसको मना किया कि नहीं, इस प्रकार से आप टैक्स माफ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब टैक्स इनसे ले लेंगे 2 रुपया, 7 रुपये हो जाएगा। ये बाद में हम इस योजना के तहत ई टैक्स को क्या करेंगे, वापस लौटा देंगे जो पैसा दिया है वो, ठीक है। इस प्रकार से एक तरह से माफ ही कर दिए मान लीजिए, तो एक बार तो लगेगा कि आपको पैसा लग गया है, ये बाद में हम इसको लौटा देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रतिस्पर्धा विदेशी बाजार में बना रहेगा, क्योंकि वस्तु सस्ता ही रहेगा। तो ये आपको WTO के नियम के अनुकूल भी है, ठीक है। तो इस योजना को अब लागू किया गया है विदेशी बाजार में, यही कहता है आपको यह योजना। देखिए क्या कह रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने वाले निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई रोडटेप योजना को सरकार ने 17 अगस्त 2021 को अधिसूचना किया। इसके तहत निर्यात किए गए उत्पादों पर वहन किए गए करों की वापसी निर्यातकों को की जाएगी। यही बात है, ठीक। चलिए बस यहाँ इसमें इतना ही आपको याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं। रोडेप क्या है, तो यही है जो बताया आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट। चलिए यहाँ पे हो गया। हाँ, अब यहाँ पे जो न्यूज है आप लोग के लिए वो है कि HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक RBI ने हटा दी है। बस इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए अब हो गया आपको इस प्रकार से। इस वीडियो छोटा ही रहा, अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 का PD का आर्थिक घटनाक्रम खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अगस्त और सितंबर का घटनाक्रम देख लेंगे, उस तरह से जून और जुलाई देख लेंगे, ठीक। और दो वीडियो में खत्म हो जाएगा। तीसरा वीडियो आ जाएगा जिसमें आप लोग अप्रैल और मई 2022 देखिएगा, ठीक। इस प्रकार खेल और आर्थिक सर्वेक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे कहिएगा विविध मिसलेनियस जो होता है जिसमें नियुक्ति पुरस्कार सब रहता है उसको ला देंगे, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
आप लोग को अच्छा लगेगा तो उसको ला देंगे। हमारा मानना है कि हम लोग मिसलेनियस लेके आ जाए एक बार। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।